session I am going to cover very important things to know, और आपको मैं जो रियलिटीज है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा रिसर्च गलत जगह पब्लिश करते हैं, तो उस बारे में कुछ बताना चाहूंगी इन दिस सेशन रिसर्च मैट्रिक्स। ओके, नाउ फ्रेंड्स, आपको दो पेपर पब्लिश करना है रिलेटेड टू योर पीएचडी थीसिस, राइट? तो कहाँ पब्लिश करना, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। यू शुड बी वेरी चूजी, क्योंकि क्या होता है, जैसे पीएचडी हम 5 साल काम करते करते हैं, कोई भी पेपर लिखने के लिए हम 5 साल काम नहीं करते। तो पेपर्स जो है वो अच्छी जगह पब्लिश करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी देखिए, यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, तो यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी केयर लिस्ट में, देखिए आपका पेपर पीयर रिव्यू जर्नल में कोई भी होगा तो चलता है। देखिए, यूजीसी केयर लिस्ट में ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट दिस यूजीसी केयर लिस्ट इज। ओके, तो यूजीसी ने 2017 में यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स की एक लिस्ट दी थी, लेकिन उसमें कुछ जर्नल्स जो है वो प्रिडेटरी जर्नल्स पाए गए। तो उन्होंने एक और कमिटी बिठाई, एंड नाउ दैट कमिटी इज वर्किंग ऑन क्वालिटी जर्नल्स। ओके, और ये जो है यूजीसी केयर, वो जाना जाता है कंसोर्शियम फॉर एकेडमिक रिसर्च, एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स से जुड़ा हुआ है, राइट? अभी हम देखेंगे कि इसमें कैसे जर्नल्स है। यूजीसी में दो ग्रुप्स है। देखिए, इसमें लॉगिन होना पड़ता है, तो आपको रजिस्टर होना पड़ता है बाय ईमेल। देयर इज नो चार्ज फॉर दैट, जस्ट गिव योर ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, नाउ हियर यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 जो है, तो वो जो है यूजीसी केयर का जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से जो एक्सपर्ट्स है कमिटी के, उन्होंने रेकमेंड किए हुए जर्नल्स जो है वो आपको ग्रुप 1 में मिलेंगे। और ग्रुप 2 जो है, दिस इज फॉर जर्नल्स इंडेक्स्ड इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेसेस। अभी देखिए, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेसेस कौन से है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे यूजीसी इज रिकमेंडिंग स्कोपस इंडेक्स एंड थॉमसन एंड रूटर वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स। ओके, तो ये सब क्या है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, जितना आपको जरूरत है उतना ही बताऊंगी। सो यू प्लीज नोट दिस थिंग केयरफुली। ओके, अभी देखिए, जो फर्स्ट ग्रुप है जो उनकी कमिटीज ने रिकमेंड किए हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी केयर प्रोटोकॉल, साइंसेस के इतने हैं, सोशल साइंसेस के इतने हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के इतने जर्नल्स है, आप देख सकते हो। यू मे चूज दिस जर्नल्स फॉर सेंडिंग योर पेपर्स, राइट? अभी देखिए, ये मैंने सोशल साइंसेस के देखे तो 302 जर्नल्स जो है जो यूजीसी ने रिकमेंड किए हैं, तो उसके डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फिर उसमें मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए तो 19 जर्नल्स है। तो मुझे अगर प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे केयर करना है इस चीज की कि मैं यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल में पब्लिश करूँ। ओके, मेरा रिसर्च। सो ये 19 जर्नल्स यहाँ पे आए, आप देख सकते हो। एंड ये जो यूजीसी का पार्ट 2 जो है यूजीसी केयर का, वो लिस्ट 2 जो है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे आते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, देन सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स। देखिए, वेब ऑफ साइंस के थ्रू 3 साइटेशन इंडेक्सिंग सर्विसेज दी जाती है। तो उनमें जो इंडेक्स जर्नल्स है वो पूरे यूजीसी ने रिकमेंड किए हैं, एंड स्कोपस में जितने जर्नल्स इंडेक्स्ड है उनको यूजीसी ने रिकमेंड किया है। ओके, अगर आपका पेपर इन सब इंडेक्स जर्नल्स में आता है, तो आपका पेपर में बहुत अच्छी क्वालिटी है ऐसा माना जाता है। ओके, फिर मेजरमेंट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। सही बात है, कोई भी चीज आप करते हो तो उसका कोई मेजरमेंट होना चाहिए क्वालिटी का। So it is rightly said by William Thomson and Lord Kelvin that if you can measure that of which you speak and can express it by a number, you know something of your subject. But if you cannot measure it, then your knowledge is meager and unsatisfactory. So research का impact गिनना भी बहुत important है। So research impact is the effect
research has beyond academia. और यहाँ पे क्या है कि when the knowledge generated by our research contributes to benefits and influences society, culture, our environment and the economy, it is said to have research impact. Okay, so this research impact is very important and that concept you must know at this stage itself. ठीक है, तो ये इम्पैक्ट रिसर्च का कैसे गिना जाता है, मेजर किया जाता है? तो साइटेशन इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज इसमें आती है, जर्नल का इम्पैक्ट होता है, बुक का इम्पैक्ट होता है, देन इंडिविजुअल का रिसर्च इम्पैक्ट होता है एंड मेजरमेंट ऑफ एस्टिम्स होते हैं। ये अलग अलग तरीके से आपके रिसर्च का इम्पैक्ट जो है वो मेजर किया जाता है। तो आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी। आपको साइटेशन मेजरिंग डेटाबेसेस मालूम पड़ना चाहिए। देखिए ऐसा कहते हैं ना कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो आप लिखते हो उसमें सिलेक्शन कैसे करना अच्छे पेपर्स का, तो गो फॉर साइटेशंस। वो जो पेपर को सबसे ज्यादा साइटेशन है ऐसे पेपर आप चुनो। आप लिखो वहां पे कि हमने इसके लिए हाईएस्ट जो साइटेशंस मिले हैं ऐसे पेपर्स को डिस्कस किया है। क्योंकि देखिए साइटेशन कैसे मिलते हैं, साइटेशन मतलब मैंने एक पेपर लिखा, वो अच्छे जर्नल में पब्लिश हो गया, वो लोगों तक पहुंचा, लोगों को उसमें खूब वैल्यूएबल चीजें लगी, तो उन्होंने क्या किया उसमें से डेटा उठाया, दूसरा पेपर लिखा और मुझे साइट किया। तो ऐसे मेरे अगर 100 साइटेशंस होते हैं एक पेपर के तो नेचुरली मेरे पेपर में क्वालिटी है तभी लोग साइट कर रहे हैं। सो ये साइटेशन मेजर करने के टूल्स कौन से हैं, डेटाबेसेस कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए आपको 4 डेटाबेस ही ध्यान में रखने हैं। एक है स्कोपस, दूसरा है वेब ऑफ साइंस, तीसरा है गूगल स्कॉलर और चौथा है इंडियन साइटेशन इंडेक्स। बाकी की तरफ ध्यान ही मत दो, आपको ये 4 चीजें ध्यान में रखना है, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर और इंडियन साइटेशन इंडेक्स। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट स्कोपस। इस स्कोपस का जो पेज है आप देखेंगे यहाँ पे, तो स्कोपस की पेज में अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन क्या है अगर वो देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए स्कोपस कितने जर्नल्स को इंडेक्स कर रहा है। स्कोपस मोर देन 25,100 टाइटल्स को क्या कर रहा है, वो इंडेक्स कर रहा है। उसमें 23,452 आर पीयर रिव्यू जर्नल्स एंड 5,500 आर फुल्ली ओपन एक्सेस जर्नल्स। 294 trade publications are there and over 852 book series are there. Okay, and over 9.8 million conference papers from over 1,20,000 worldwide events. Okay, तो ये स्कोपस का कवरेज है। और आप देखेंगे कि ऑथर प्रोफाइल में अगर आपको जाना है, ऑथर सर्च अगर करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरा नाम दिया हिरवाड़े मंगला, तो मैंने देखा यहाँ पे कि वो 2 हिरवाड़े मंगला को दे रहा है, ये मेरा है। ओके, तो ये जो है मेरे 9 पेपर्स ऐसे है जो स्कोपस में इंडेक्स्ड है, राइट। तो मुझे ये इस प्रकार से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी वो देता है कि ये 9 पेपर्स को स्कोपस में ही कितने लोगों ने साइट किया है, तो 20 लोगों ने साइट किया है। ओके, मेरा एच इंडेक्स स्कोपस डेटा के हिसाब से 3 है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो साइटेशन मेजरिंग डेटाबेस आपको देता है। देखिए अभी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरे पूरे 9 पेपर्स है और रिस्पेक्टिव साइटेशन इन स्कोपस होंगी, राइट। तो इस प्रकार से आपके प्रोफाइल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे एंड यू कैन आल्सो सर्च फॉर अदर्स। जैसे देखिए इनके जो टाइटल्स है रिजल्ट्स है, ओके, तो जैसे ये पर्टिकुलर आप देख रहे हो कि दिस इज कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस, तो क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो साइट स्कोर दे रहा है, देन साइटेशंस हर एक साल के रिस्पेक्टिव साइटेशंस दे रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द सर्चिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एरिया। आपको देखना है कि आपके सब्जेक्ट के कौन से जर्नल स्कोपस इंडेक्स है, तो आप यहाँ पे जाके आपका आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कीजिए। जैसे मैंने लाइब्रेरी साइंस किया फॉर एग्जाम्पल, तो जब मैंने लाइब्रेरी साइंस चेक किया तो देखिए 289 जर्नल्स जो है लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स है। अगर मुझे चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो मैं ये 289 रिजल्ट्स में से ट्राई कर सकती हूँ, राइट।
और आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि आपको क्या है, स्टिपुलेटेड टाइम है आपके पास में और उसमें आपको अच्छे जर्नल में पब्लिश करना है। तो जिस जर्नल की फ्रीक्वेंसी हाई है वहां पे आप ट्राई कीजिए, मतलब मंथली जर्नल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी की तरफ भी ध्यान देना। ओके, क्योंकि उसमें आपका पेपर जल्दी पब्लिश होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, जैसे क्वार्टरली है तो 4 ही इश्यूज आएंगे, लेकिन मंथली तो 12 इश्यूज आएंगे, राइट। सो वो भी एक चीज ध्यान में रखना while सेंडिंग योर पेपर्स। ओके, अभी देखिए, जैसे ये 289 जर्नल्स की लिस्ट आ गई, तो उसमें वो यहाँ पे बता रहा है कि कितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए, देन उसका एसएनआईपी और एसजेआर दे रहा है वो। एसजेआर यानी स्काईमेको जर्नल रैंक, और एसएनआईपी मींस सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर। ओके, तो ये चीजें जो है स्कोपस की इम्पोर्टेंट मेजर्स होते हैं। और ये जो साइट स्कोर है, इट इज जस्ट लाइक इम्पैक्ट फैक्टर टाइप्स। ओके, इसमें देखिए साइट स्कोर जो होता है वो कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे वो क्या करता है कि साइटेशन काउंट कितने हैं, 635। देखिए 2015, 16, 16, 17, 2 साल, ठीक है। 2 साल में कितने डॉक्यूमेंट्स अलग अलग इश्यूज में पब्लिश हुए, 84 है। और ये 2 साल में कितने साइटेशन से 84 डॉक्यूमेंट्स को मिले, तो कितने मिले, 635 मिले। 635 डिवाइडेड बाय 84, दैट कम्स 7.56। तो इट इज द साइट स्कोर ऑफ स्कोपस जर्नल्स। ओके, तो इट इज जस्ट लाइक इम्पैक्ट फैक्टर, लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट फैक्टर ये शब्द यूज नहीं किया है। स्कोपस इज यूजिंग द वर्ड साइट स्कोर। ओके, अभी यहाँ पे देखिए 7.56 इज जस्ट लाइक इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल। ओके, इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो विस्तार से मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, द हायर द इम्पैक्ट फैक्टर, मोर academic वैल्यू, तो आपको एकेडमिक वेटेज उतना ही ज्यादा मिलता है। तो स्कोपस के बारे में फंडामेंटल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अभी आपको बताना चाहूंगी वेब ऑफ साइंस के बारे में, जिसका सब्सक्रिप्शन हमारी लाइब्रेरी में है। तो वेब ऑफ साइंस जो है वो आपको 3 प्रकार की साइटेशन इंडेक्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। साइंस साइटेशन इंडेक्स, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, राइट। अभी यहाँ पे देखिए ये स्कोपस का पेज है, और आप देख सकते हो यहाँ से आप मास्टर लिस्ट देखेंगे, सर्च जर्नल्स कर सकते हो, आपके विषय के जर्नल्स को ढूंढ के निकाल सकते हो। ओके, और यू कैन आल्सो सी, यू कैन put in the search box your subject name, and you can search for the results in this way. Okay, so this web of science is also very important uh, as on today. अभी देखिए आपको एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगी, एंड दैट लेटेस्ट डेवलपमेंट इज जो न्यू गाइडलाइंस आए हैं, इवन नैक के भी जो न्यू गाइडलाइंस आए हैं, तो नैक भी कहते हैं कि उसी पेपर को आप ये करो जो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है, तो उसी की लिस्ट हमको भेजो, राइट। और इम्पैक्ट फैक्टर जो किसी भी सर्विस का चलता था अभी तक, तो अभी वो नहीं चलेगा। वो इम्पैक्ट फैक्टर एक तो आपका स्कोपस का होना चाहिए या फिर आपका वेब ऑफ साइंस का होना चाहिए, बाकी किसी का भी यूजीसी कंसिडर करने वाली नहीं है फॉर प्रमोशंस एंड ऑल। ओके, एक गूगल स्कॉलर, गूगल का एक हिस्सा है जो स्कॉलरली कम्युनिकेशन देता है, दैट इज गूगल स्कॉलर। और गूगल स्कॉलर के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, गूगल स्कॉलर इज प्रोवाइडिंग यू माय साइटेशन सर्विस। ओके, जैसे गूगल स्कॉलर में अगर मैं मेरा नाम देती हूँ, तो मेरे पेपर्स आ रहे हैं उसमें, लेकिन उसके लिए कितने साइटेशंस मिले हैं वो भी वो बता रहा है। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो किसने किसने साइट दिया है वो भी आता है, तो मुझे समझता है कि मेरा पेपर कहाँ कहाँ साइट हो रहा है, राइट। सो इस प्रकार से गूगल स्कॉलर आपको एक माई साइटेशन सर्विस देता है, और इसमें आप देखेंगे ये मेरे पेपर्स है, इसको 27 साइटेशंस मिले हैं, इसको 20 मिले हैं, इसको 20 मिले हैं। तो तकरीबन मेरे 20 पेपर्स जो है वो गूगल स्कॉलर में है, एंड आप देख सकते हो उसको 152 साइटेशंस मिले हैं,
as per Google index, Google my citation service, my H index is 7 and my I10 index is 6. I10 इंडेक्स का मतलब है कितने पेपर्स मेरे 10 से ज्यादा बार साइट हो चुके हैं, राइट, दैट बिकम्स I10 इंडेक्स। और H इंडेक्स के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी, माय H इंडेक्स इज 7। देखिए H इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे मेरे 10 पेपर पब्लिश्ड है, ओके, तो मेरे पहले पेपर को 20 साइटेशन है, दूसरे पेपर को 18 साइटेशन है, तीसरे पेपर को 15 है, चौथे को 13 है, पांचवे को 10 है, छठवे को 9 और सातवें पेपर को 8 साइटेशन। और ये आठवें पेपर को दो ही मिले हैं, 9 और 10 को तो अभी साइटेशन मिले ही नहीं, तो मेरा H इंडेक्स हो गया 7। समझ में आया आपको कैसे कि H इंडेक्स का मतलब क्या है? अ, मेरे 7 पेपर इंडिविजुअली 7 से ज्यादा बार साइट हुए हैं, बराबर, दैट दैट इज द कैलकुलेशन फॉर दिस H इंडेक्स। समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई डाउट है? यस, H इंडेक्स के लिए किसी को कोई डाउट है? नो मैडम। हेलो, मैम एक बार फिर से कर दीजिए ना, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। I got it, ma'am. गॉट इट यू मैडम, गॉट गॉट इट। इट, ओके ओके। देखिए एक बार और बता देती हूँ, मेरे 10 पेपर्स पब्लिश्ड है, ओके, मेरा पहला पेपर जो है वो 20 बार साइट हुआ है, दूसरा 18 बार, तीसरा 15 बार, चौथा 13 बार, पांचवा 10 बार, छठवा 9 बार, सातवां 8 बार और आठवां 2 बार हुआ है, राइट। तो मेरा H इंडेक्स बनता है 7, क्योंकि मेरे 7 पेपर इंडिविजुअली 7 से ज्यादा बार साइट हुए, राइट। मेरा H इंडेक्स बढ़ेगा कब, 8 कब बनेगा, जब ये पेपर को 8 से ज्यादा साइटेशंस आएंगे। जब ये 2 की जगह 8 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, तो फिर मेरा H इंडेक्स बढ़ेगा, 8 हो जाएगा। समझ में? सो एक्चुअली दिस इज द कैलकुलेशन फॉर H इंडेक्स। उसके बाद में हम आगे जाते हैं, जैसे मुझे लगता है लिंगेश सर जी ने भी इसके बारे में बताया है कि टॉप पब्लिकेशंस जो है गूगल स्कॉलर आपको देता है। अगर आपको जर्नल सिलेक्ट करना है तो आपके विषय में टॉप का जर्नल एज पर गूगल स्कॉलर कौन सा चल रहा है, तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है गूगल स्कॉलर में से। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस आल्सो फॉर सिलेक्टिंग द जर्नल, ओके। देन देखिए यहाँ पे मैंने सोशल साइंसेस के देखिए, तो सोशल साइंसेस में टॉप पे जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स चल रहा है, ओके। अभी थोड़ा और आगे जाएंगे, देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्ट कैटेगरीज मिलेगी सोशल साइंसेस की, और यहाँ से आई कैन चूज माय सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो मुझे एकदम से पता चल गया कि जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप का जर्नल है। उसके बाद साइंटोमेट्रिक्स है, तो मेरा एक हाथ साइंटोमेट्रिक्स स्टडी हुआ हुआ तो मैं इसको चेक करके दे सकती हूँ, इसका यूजीसी केयर में है या इंडेक्स्ड है, ये सब जानकारी लेके मैं कर सकती हूँ। तो ये आइडिया जो है वो ये रैंकिंग के हिसाब से आपको आती है। अभी देखिए दिस इज आल्सो वन ऑफ द टूल फॉर इंडियन जर्नल्स, दैट इज इंडियन साइटेशन इंडेक्स। तो इंडिया के तकरीबन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोर देन 1270 जर्नल्स आर इंडेक्स्ड इन दिस पर्टिकुलर सर्विस, बट इट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, ये फ्री नहीं है, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे इतने सारे जर्नल्स जो है इंडेक्स जर्नल्स मिलेंगे। देखिए पहले जो यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट थी उसमें इंडियन साइटेशन इंडेक्स के जर्नल्स इंक्लूडेड थे, लेकिन अभी जब से यूजीसी केयर आया तो उन्होंने ये इंडियन साइटेशन इंडेक्स के जो इंडेक्स जर्नल्स है उसका री एग्जामिनेशन वो लोग कर रहे हैं और उसके बाद में वो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो आपको उसको थोड़ा सा चेक करना है। देखिए हमारे विषय के 16 जर्नल्स जो है वो इंडियन साइटेशन इंडेक्स में इंडेक्स्ड है। देखिए ये जो आईसीआई है, ये रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, शॉर्ट और ब्रीफ कम्युनिकेशंस, एडिटोरियल एंड लेटर टू एडिटर, रिसर्च नोट्स, केस स्टडीज, देन केस रिपोर्ट्स, ओपिनियन पेपर्स, ऑब्जर्वेशंस, ये सबको इंडेक्स करता है। लेकिन एडवर्टीजमेंट, डाइजेस्ट, ऑबिट्यूरीज, बुक रिव्यूज, न्यूज व्यूज, देन अनाउंसमेंट और फ्रॉम द डेस्क को ये इंडेक्स नहीं करता है, राइट। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी। और आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको
यहाँ से इंस्टीट्यूशन एनालाइजर, डेटा कंपेरर, जर्नल एनालाइजर, ये सब लिंक्स खुल जाते हैं, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और आपको एक गेस्ट एक्सेस भी मिल सकता है, तो आपको अगर देखना है तो आप ट्राई कर सकते हो गेस्ट एक्सेस के लिए। तो आपको ये सब फैसिलिटीज जो इंडियन साइटेशन इंडेक्स देती है वो आपको देखने मिलेगी। ओके, नाउ वी विल सी इतने सारे सर्विसेज है। जैसे मैंने यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक शब्द टाइप किया टॉपिक में, तो और सर्च किया, तो देखिए यहाँ पे 93 रिजल्ट्स आए मुझे, मतलब 93 पेपर्स बिब्लियोमेट्रिक के ऊपर रिट्रीव हुए। अभी ये पेपर जो है वो 6 टाइम्स साइट हुआ है, ये पेपर भी 6 टाइम्स साइट हुआ है। अगेन यू विल सी द लिंक कि कहाँ पे साइट हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेपर में 14 रेफरेंसेस दिए, मतलब 14 लोगों को साइट किया हुआ है, राइट, 14 पेपर्स को। तो इस प्रकार से साइटेशन इंडेक्स काम करता है। ओके, तो ये रेफरेंसेस भी देख सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर आईसीआई है उसमें आपको क्या मिलेगा, बिब्लियोग्राफिक डेटा मिलेगा। उस पेपर का देखिए बिब्लियोग्राफिक डेटा, देन डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, उसका कीवर्ड्स मिलेगा, और उन्होंने जो रेफरेंसेस नीचे दिए हैं इंटरलिंकिंग के लिए, वो रेफरेंसेस की लिस्ट आपको मिलेगी। ओके, देखिए ये हो गया आपका 14 रेफरेंसेस जो है, वो रेफरेंसेस की लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाती है। देखिए दीज आर द रेफरेंसेस, 14 रेफरेंसेस। तो इसका मतलब है इनका एक साइटेशन हो गया, इनके क्रेडिट को एक साइटेशन हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये साइटेशन इंडेक्सिंग सर्विसेज काम करती है। अभी यहाँ पे देखिए सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और आपको साइटेशन रिपोर्ट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स। ओके, इस प्रकार से साइटेशन इंडेक्सिंग सर्विसेज में भी आपको काफी सारा लिटरेचर एक जगह मिल जाता है। ओके, अभी देखिए स्पेशल एनालिटिकल फीचर्स जो है, इंस्टीट्यूशन एनालाइजर, डेटा कंपेरर, जर्नल एनालाइजर। इंस्टीट्यूशन एनालाइजर में आप दो इंस्टीट्यूट का रिसर्च प्रोडक्टिविटी आप यहाँ से देख सकते हो अकॉर्डिंग टू आईसीआई। ओके, जैसे मैंने ये देखा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज देखा, तो उसमें देखिए एज पर आईसीआई इनके ये इंस्टीट्यूशन के इनके इंडेक्स जर्नल में 4411 आर्टिकल्स है। उसके बाद में ये वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं। तो इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन वाइज रैंकिंग आपको यहाँ से मिलती है, यू कैन सी क्लियरली ओवर हियर। उसके बाद में दो डेटा कंपेरर, आपको दो इंस्टीट्यूशन, दो रिसर्चर्स के डेटा अगर आपको कंपेयर करने हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे प्रोविजन है। जैसे कि आपको सपोज ये यूनिवर्सिटी और ये इसका कंपेयर करना है, तो क्या ये चीजें हैं, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी वाइज रिसर्च प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ से मिलती है आईसीआई से। अभी देखा है एक होता है जर्नल एनालाइजर। ओके, इसमें जर्नल का भी रैंकिंग जो है वो आपको मिलेगा, उसका परफॉर्मेंस क्या है वो आपको मिलेगा, कि उसके कितने टाइम्स उसको साइटेशंस मिले वो पर्टिकुलर जर्नल को। ओके, देखिए करंट साइंस है, करंट साइंस का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ईयर वाइज उन्होंने आर्टिकल्स दिए हैं और उनके साइटेशंस दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और वहाँ पे सेल्फ साइटेशंस कितने हैं, सेल्फ साइटेशन के बारे में मैं कल आपको बताऊंगी इन डिटेल व्हेन आई विल टॉक अबाउट प्लेजरिज्म इश्यूज। ओके, तो इस प्रकार से वो आपको उसके क्वालिटी के बारे में बताता है। ओके, और सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज भी आप इसमें सर्च कर सकते हो, जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एकेडमिक लाइब्रेरीज और कॉलेज लाइब्रेरीज, तो उसके रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे आ जाते हैं। देन साइटेड रेफरेंस सर्च, यानी जो साइटेड है, मतलब आपको एक पेपर आया उसमें नीचे 14 रेफरेंसेस दिए, तो 14 में भी आप सर्च कर सकते हो, साइटेड रेफरेंस सर्च। ओके, उसके बाद में टॉप 10 कौन है कंट्रीब्यूटर, ओके, इन सब जर्नल्स में, तो उन ऑथर्स के भी बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे साइटेड ऑथर है चांद प्रकाश, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा साइटेशंस किसको मिले हैं, तो सिंह एस। यहाँ से इस प्रकार से आपको वो भी चीजें मिल जाती है। तो इट इज अ वेरी डिटेल्ड आईसीआई।
ठीक है। अभी प्रोक्वेस्ट के बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहूंगी ज्यादा, क्योंकि ये बहुत सारे डेटाबेसेस होस्ट करता है। ओके, देन ओविड है, हम इसको स्किप करेंगे आपके। अभी देखिए, अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ रही हूँ, और सब बिल्कुल शांति से उसे सुनिए। इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज। ओके, अभी मैं आपको ऐसे तथ्य रिसर्च के बताने जा रही हूँ जो शायद आपने सुने नहीं होंगे। देखिए, ये जो रिसर्च का इम्पैक्ट फैक्टर है, इट इज बेस्ड ऑन द साइटेशंस। ओके, साइटेशन से मेजर होता है। सपोज मुझे सेल नाम के जर्नल का 2009 का इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो मुझे डेटा लगता है पिछले 2 साल का, 2007 और 2008 का डेटा मुझे लगेगा। ओके, डेटा कौन सा लगता है? तो 2007 और 2008 में उस जर्नल में कितने साइटेबल आइटम्स है, मतलब कितने पेपर्स पब्लिश हुए, और ये 2 साल में उन पेपर्स को कितने लोगों ने साइट किया। ठीक है, तो ये दो डाटा मुझे लगता है इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करने। अभी यहाँ पे देखेंगे जर्नल है। ओके, तो उसमें 2008 में 343 पेपर्स पब्लिश हुए, 2007 में 366 पेपर्स पब्लिश हुए, तो दोनों साल मिला के 709 पेपर्स पब्लिश हुए। और ये पूरे पेपर्स को, जैसे 2008 में 9533 साइटेशंस आए, 2007 में 12554 साइटेशंस आए, तो टोटल साइटेशंस बने 2 साल में 22,087। ओके, so these divided by these, that comes to 31.152, that becomes the impact factor of that particular journal. तो इस प्रकार से impact factor कैलकुलेट किया जाता है, and the higher the impact factor, more will build the academic value to that particular journal. Okay, ज्यादा authenticated research माना जाता है। अभी देखिए, there are many impact factor providers available. Okay, जैसे इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज देयर, IIFS, इंटरनेशनल सर्विसेज फॉर इम्पैक्ट फैक्टर एंड इंडेक्सिंग, ISIFI, then universal impact factor, and impact factor services for international journals, then index Copernicus, then NAS, in National Academy of Agricultural Sciences, then global impact factor, Cosmos impact factor. These are all service providers, right? अभी देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे IIFS, alert alert alert, this is to inform you that somebody is using our name। देखिए, हाँ, ये मैसेजेस इस प्रकार से आए हैं, इट इज IIFS। देन आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज ISIFI। ये जर्नल की मास्टर लिस्ट हर लोग देते हैं जिसको वो इंडेक्स करते हैं। देन यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर, हमारे यहाँ पे नांदेड़, औरंगाबाद से कुछ जर्नल्स पब्लिश होते हैं, उनको UIF है, राइट। उसके बाद में आप देखेंगे IFSIJ, ये भी एक इम्पैक्ट फैक्टर सर्विस है। ओके, देन इंडेक्स कोपरनिकस है। इंडेक्स कोपरनिकस में भी हजारों जर्नल्स को उन्होंने इंडेक्स करके रखा है, लेकिन वो इम्पैक्ट फैक्टर शब्द यूज नहीं करते, वो IC वैल्यू करके, इंडेक्स कोपरनिकस वैल्यू करके उसको मेजर करते हैं। See, these are all journals indexed, and you can see this is ICV, that is index Copernicus value 2019। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि बहुत सारी ये सर्विसेज जो है वो जर्नल से पैसे लेके उनको इंडेक्स कर रही है। ओके, और इसी कारण क्या हुआ है कि अभी UGC ने स्ट्रिक्ट निर्णय लिया है कि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, इन्हीं के जो फैक्टर्स है उनको कंसिडर किया जाएगा, बाकी इनका कुछ भी रहने दो, इम्पैक्ट फैक्टर वो काउंट नहीं होगा, आपको केवल बेस मार्क्स मिलेंगे आपके API में। ओके, देन नास, अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, एग्रीकल्चर के लिए उनका एक फॉर्मूला है, और थॉमसन एंड रूटर का इम्पैक्ट फैक्टर लेके उसमें 6 ऐड करते हैं, उनका एक फॉर्मूला है वो
for the promotions of their faculty. Okay. Then there is one more global impact factor. You can see this is the web page of global impact factor, GIF. Okay. You can also search for journals they are indexing. Then there is one more, the Cosmos impact factor. Cosmos impact factor. ये कॉस्मोस ने के इंडेक्स जर्नल्स है एंड सी हियर दे आर गिविंग कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर 4.892 3.658. आपको मेल्स आते होंगे सेंड मैन्युस्क्रिप्ट और जर्नल इज हैविंग इम्पैक्ट फैक्टर 6 पॉइंट समथिंग 7 पॉइंट समथिंग. तो यहाँ पे आपको मिसगाइड नहीं होना है. आपको देखना है कि वो इम्पैक्ट फैक्टर कौन सी सर्विस का है. और अगर वो ISI थॉमसन एंड रूटर का नहीं है और स्कोपस इंडेक्स जर्नल नहीं है वो, तो फिर आप ये इम्पैक्ट फैक्टर के चक्कर में जाना ही नहीं. मैं आपको आप आपका रिसर्च जो है वेस्ट करोगे. समझ में आया? तो ये चीज को पक्का ध्यान में इसी स्टेज से रखो कि अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में डालना है तो ओनली गो फॉर स्कोपस एंड थॉमसन एंड रूटर. ठीक है. अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपके प्रमोशंस के लिए या सिलेक्शंस के लिए. देयर इज वन मोर जनरल इम्पैक्ट फैक्टर. ओके. देन देयर इज वन मोर दैट इज SJI. इट इज इंडेक्सिंग 19,000 जर्नल्स. देखिए एक स्कॉलरली ओपन एक्सेस ब्लॉग है, आप यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स लोगों ने एक थ्रेड खोला था दैट इज लुक आउट फॉर बोगस इम्पैक्ट फैक्टर कंपनी. और यहाँ पे वो क्या लिखते हैं देखिए, द proliferation of predatory open access publishers has created several new and expanding markets. One of these is the market for journal rankings, because few predatory publishers are able to earn legitimate journal rankings. Companies have emerged that for a fee award bogus impact factors to low quality journals. तो ऐसे ये मार्केट बन गया है अभी, और उसमें आपको देखना है कि क्वालिटी कहाँ पे है. यू शुड नॉट चूज प्रेडेटरी जर्नल फॉर पब्लिशिंग योर पेपर. ठीक है. तो आपको जर्नल की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के ही जर्नल को पेपर भेजना है, उसके पहले मत भेजिए. The predatory publishers compete intensely among themselves for the article processing charges that authors pay. Authors are their customers and they want to get as much money from them as possible. In this competitive market, publishers want to stand out from the crowd and attract the author fees. One way to effectively earn these fees is to boast impact factor. Okay, then but this tactic is easily confirmed as fraudulent, and these new companies will, for a fee, bestow a high and official impact factor on their clients' journals. तो उन्होंने 3 कंपनीज जो है वो 3 कंपनीज को उन्होंने बोगस करार दिया है, टोटली बोगस. और देखिए ये पहली है ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, GISI. ओके. और उनका जो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है JII. ओके. तो ये क्या कर रही है, देखिए आप ग्लोबल को निकाल दीजिए यहाँ से, तो वो होती है इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ISI. ISI वो थी जो ये पूरे वेब ऑफ साइंस की जो इंडेक्सिंग सर्विसेज चलाती थी मैन्युअली. इट वाज टेकन ओवर बाय थॉमसन एंड रूटर. अभी कंप्यूटराइज किया गया था, है ना. और ये ISI बंद हो चुकी है, तो उसके नाम के सामने ग्लोबल लगा के इन्होंने ये बोगस इम्पैक्ट फैक्टर सर्विस शुरू की. यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, दिस बोगस ऑर्गेनाइजेशन is an obvious appropriation of the former Institute for Scientific Information ISI, which no longer exists. Its journal impact factor was taken over by Thomson Reuters. Okay, I think this operation is based in India, but they provide no location and domain name information is blocked. Okay, their domain name information is blocked. तो ये जो बोगस सर्विसेज है इससे आपको बच के रहना है. ओके.
सो ऐसी 3 सर्विसेज उन्होंने दी है इसी ब्लॉग में, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जर्नल इवेल्युएशन के टूल्स होते हैं, जैसे जो वेब ऑफ साइंस है वो हर साल जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स निकालता है, पब्लिश करता है, ओके। तो ये जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स में हर एक विषय में कितने जर्नल्स है, उनके साइटेशंस कितने हैं और उनके इम्पैक्ट फैक्टर्स उस साल के क्या है, ये पब्लिश किया जाता है बाकायदा। तो आपको अगर जर्नल की क्वालिटी देखना है तो गो टू JCR, पब्लिश बाय थॉमसन एंड रूटर, गो टू स्कोपस जर्नल एनालाइजर। वो स्कोपस जर्नल एनालाइजर भी आपको रैंकिंग देता है, और ये दोनों सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे मिलते हैं, लेकिन स्कोपस को देखने के लिए आपको एक फ्री टूल अवेलेबल है, दैट इज कीमैगो जर्नल एंड कंट्री रैंक। और आप टीचर्स है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि नैक के जो फॉर्म्स है उसमें वो SJR एंड SNIP वैल्यूज मांगते हैं आपके पब्लिकेशंस के लिए। तो आप इजीली उसको यहाँ से जो फ्री रिसोर्सेस है, ये स्कीमैगो जर्नल एंड कंट्री रैंक, ये वेबसाइट फ्रीली अवेलेबल है, और वो इट इज बेस्ड ऑन स्कोपस डेटाबेस, राइट। और SNIP वैल्यू भी वो देता है। तो ये 4 आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। थॉमसन एंड रूटर का JCR जो है, ये देखिए 2019 का एक पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री, देन कैटेगरी नेम, देन रैंक जर्नल्स इन कैटेगरी, देन उसका 2019 का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, 8.721। सो दिस इज ऑथेंटिक वन, ओके। देन आगे चलते हैं, देखिए इस प्रकार से आपको वो इंफॉर्मेशन देता है, जैसे ये जर्नल है, इसके टोटल साइटेशन इतने हैं, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर ये है, ठीक है। उसके बाद में स्कोपस का जर्नल एनालाइजर जो है, उसका पेज आप यहाँ से देख सकते हो। तो वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, साइट स्कोर, मतलब सेम जैसे इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हो वैसे ही ये कैलकुलेट किया हुआ है। देन हाईएस्ट परसेंटाइल, देन साइटेशंस, देन डॉक्यूमेंट्स 2 साल के, ओके, परसेंटेज ऑफ साइटेड, ये सब वो देता है। और बेस्ड ऑन स्कोपस, दिस इज अ फ्री सर्विस, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। SJR मतलब जर्नल सिलेक्शन करना है स्कोपस में, तो आपके विषय का सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जर्नल कौन सा है, तो आपको यहाँ से मिलेगा। तो इट इज स्कीमैगो जर्नल एंड कंट्री रैंक, और इसको आपको जर्नल रैंकिंग, कंट्री रैंकिंग जैसे बहुत सारे मेट्राइसेस हो देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए CA, और यहाँ पे STR है 72.576, और यहाँ पे ग्रीन में लिखा है Q1, ओके, Q1। ये Q1 Q2 क्या है वो मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बताती हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि इसका ये पूरा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है स्कीमैगो जर्नल रैंकिंग साइट। अभी यहाँ पे देखिए मैंने सोशल साइंस में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सिलेक्ट किया, और 2018 का डाटा जो है मुझे चाहिए, ओके। तो ये पेपर, ये जर्नल का नाम है, ओके। यहाँ पे देखिए आप टोटल डॉक्यूमेंट्स इतने हैं, देन टोटल साइटेशंस इतने हैं, और मैंने यहाँ पे इंडिया डाला, तो इंडिया के ये 3 जर्नल्स मुझे मिले, ठीक है। मतलब लाइब्रेरी साइंस के इंडिया से केवल 2018 जर्नल्स मुझे यहाँ पे मिले, और वो भी कैसे है, तो Q2 Q3 Q4 में है, और उनके STR देखें कितने कम है, 0.274। तो ये फर्क पड़ता है जर्नल्स, समझ में। अभी देखिए ये जो डेस्कटॉप जर्नल है, जो कि 3 इंडिया के जर्नल्स में बता रही हूँ, तो उसके डिटेल्स अगर आपको देखने हैं तो उसका जर्नल का एच इंडेक्स जो है वो 8 है, ओके। जर्नल का एच इंडेक्स जो है वो 8 है, आप देखेंगे ये उसके डिटेल्स है, और ये पूरे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ओके। और वो क्वार्टाइल किसमें आता है, तो अलग अलग क्वार्टाइल्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो येलो क्वार्टाइल में आ रहा है, दैट इज Q2। वैसे ही Q3 है और Q4 है, आप देखेंगे
एनल्स ये दूसरा जर्नल है, उसका एच इंडेक्स 9 है। और आप अगर प्रोडक्टिविटी देखेंगे कंट्री वाइज, तो इंडिया इज ऑन 9th पोजीशन एज पर स्कोपस। इंडिया इज ऑन 9th पोजीशन। पहले नंबर पे यूएस, फॉलोड बाय चाइना। आप देखेंगे उनके कितने डॉक्यूमेंट स्कोपस में जर्नल्स में है और इंडिया के कितने हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और इनका एच इंडेक्स देखिए, कंट्री का एच इंडेक्स, और इंडिया का एच इंडेक्स 570 है, चाइना का 794 है, और यूएस का 2222 है। तो दिस इज इंडियाज पोजीशन। ओके, इंडिया का एच इंडेक्स 570 है अकॉर्डिंग टू स्कोपस। इतने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में, इतने साइटेशंस मिले हैं, और साइटेशन पर डॉक्यूमेंट जो है 9.00 है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी आपको देता है। अभी देखिए मैंने क्या किया कि मेरे विषय में, लाइब्रेरी साइंस के विषय में भी इंडिया का जो है पोजीशन 3597 आर्टिकल्स है, तो 9th पोजीशन पे इंडिया है। अगेन यूएस इज ऑन फर्स्ट पोजीशन as far as library science is concerned. Then this is India's ranking. Okay, H index इंडिया का जो है 130 है कंट्री रैंकिंग। तो ये जो है स्कोपस डेटाबेस पे आधारित सर्विस है। और यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 क्वार्टर्स के बारे में मैंने जो बताया आपको, तो Q1 में क्या है, रैंकिंग किया जाता है सभी जर्नल्स का, और उसमें से सपोज 100 जर्नल्स है, तो टॉप 25 जिसको सबसे ज्यादा साइटेशंस मिले हैं वो जाते हैं Q1 में। फिर 25 से 50 के बीच में जो जर्नल्स है वो जाते हैं Q2 में। 50 से 75% वाले जाते हैं Q3 में, और 75 से 100 का ग्रुप बनता है Q4। तो एक क्वार्टाइल देखने से ही पता चलता है कि वो जर्नल की एकेडमिक पोजीशन क्या है। Of course, Scopus Index Q4 is also a valuable journal that you must remember. लेकिन आप एक चीज को ध्यान में रखिए, 0.12 इम्पैक्ट फैक्टर अगर आपका थॉमसन एंड रूटर का है या साइट स्कोर स्कोपस का है, और दूसरे का पेपर जो है वो जर्नल में आया है उसको यूआईएफ है, यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर 12 है, 15 है, तो भी आपका 0.0102 या 0.001 स्कोपस का वो 15 से कंपेयर हो ही नहीं सकता है। मेरे साथ में खुद के साथ में दुर्घटना घटी है कि मेरा एल्सेवियर का पेपर जो है, जिसको इम्पैक्ट फैक्टर है उस जर्नल को, तो इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा उतने आपके मार्क्स बढ़ते हैं। तो मुझे एल्सेवियर के जर्नल के लिए मिले थे सपोज 25 मार्क्स, वही दूसरे प्रोफेशनल ने क्या किया, यूआईएफ का 10 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पब्लिश किए, उसको मिले 40 मार्क्स। तो वहां पे कहीं तो भी दिल कोस रहा था, लेकिन अभी नए जो नॉर्म्स आए हैं उसमें उन्होंने उसका केयर किया है, और उन्होंने कहा है कि ज्यादा के मार्क्स जो मिलेंगे आपको वो थॉमसन रूटर और स्कोपस के लिए ही मिलेंगे, बाकी इम्पैक्ट फैक्टर के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, सो स्कीमागो जर्नल रैंक इंडिकेटर है, ये उनका एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से वो उसको क्या करते हैं, ये करते इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, रैंकिंग करते हैं। फिर SNIP स्टैंड्स फॉर सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर। ओके, सो इट intrinsically accounts for field specific differences in citation practices. It does so by comparing each journal citations per publication with the citation potential of its field defined as the set of publications citing that journal. ठीक है, सो ये सब जो है ये जर्नल के इवैल्यूएशन टूल्स है। तो ये भी है एबीडीसी जर्नल रैंकिंग, थॉमसन आईएसआई, देन एरी है, देन दिस इज एमएलए डायरेक्टरी ऑफ पीरियोडिकल्स है। अभी देखिए अगर बुक्स है तो बुक्स के भी इम्पैक्ट जो है, तो गूगल स्कॉलर, गूगल बुक्स के जो टूल्स है, तो उसके इसमें आप देख सकते हैं ना साइटेशंस। देन बुक रिव्यूज की कुछ डेटाबेसेस है जहाँ से आपको बुक्स चूज करना इजी हो जाता है, जैसे फैक्टिवा है, गूगल बुक्स है, जेस्टर है। ठीक है,
तो स्कोपस है, इवन वेब ऑफ साइंस है, उसमें भी आपको कहीं ये मिलते हैं। एंड इंडिविजुअल के लिए आपको मैंने बताया कि गूगल स्कॉलर का माई साइटेशन सर्विस है। देन देयर इज वन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पब्लिश और पेरिस, देन स्कॉलरोमीटर है, ऑफ कोर्स वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है, एच इंडेक्स प्रेडिक्शन सर्विस है, और आगे का है वो है अल्टीमेट। ठीक है, दिस इज अ न्यू मैट्रिक्स अल्टीमेट। तो एच इंडेक्स कैसे निकालना है वो मैंने आपको कहा, लेकिन क्या होता है एच इंडेक्स का एक लिमिटेशन होता है कि आपका रिसर्च प्रोडक्टिविटी का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, राइट। तो आपके पेपर्स बढ़ते नहीं गए और साइटेशंस बढ़ गए, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में एच इंडेक्स समझा के बताया। अगर मेरे 10 पेपर्स पब्लिश है ना, तो ये 10 पेपर्स को 10 से ज्यादा साइटेशंस है, लेकिन मैं पेपर नहीं लिख रही हूँ अभी, अभी मैं पेपर लिखना बंद करी, तो मेरा एच इंडेक्स 10 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। और मेरे इंडिविजुअल पेपर्स को जो एक्स्ट्रा साइटेशंस आ रहे हैं, किसी को 100 आए, किसी को 200 आए, वो पूरे वेस्ट जाते हैं। दैट इज एक्चुअली द ड्रॉबैक ऑफ दिस एच इंडेक्स। ओके, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव इंडाइसेस भी उन्होंने सजेस्ट किए हैं, जैसे एम इंडेक्स है, उसको एचएम इंडेक्स कहते हैं। इट इज टू अकाउंट फॉर द लेंथ ऑफ रिसर्चर्स करियर, द एच इंडेक्स कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स द रिसर्चर हैज बीन एक्टिव, है ना। तो जैसे आइंस्टाइन के 3 ही पेपर है, तो उनका एच इंडेक्स 3 है, लेकिन उनका जो ये है रिसर्च है, वो तो फंडामेंटल रिसर्च है ना, तो यू कैन नॉट कंपेयर दैट एच इंडेक्स विद टुडेज रिसर्चर्स इंडेक्स, राइट। तो ये कुछ लूप होल्स होते हैं, इंडिविजुअल एच इंडेक्स भी होता है, यूनिवर्सल एच इंडेक्स भी होता है, जी इंडेक्स होता है। देखिए, आफ्टर अ जर्नल आर्टिकल हैज रिसीव्ड अ sufficient number of citations allowing it to be included in researchers H index, additional citations are irrelevant. To account for very influential publications, the G index weights highly cited journal articles more heavily. तो इस प्रकार से अल्टरनेट इंडाइसेस भी है। अभी देखिए, ये जो इंडिविजुअल इंडेक्स है, तो गूगल स्कॉलर फ्री सर्विस है, पब्लिश और पेरिश फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, देन स्कॉलरोमीटर फ्री वेब ब्राउजर है, और वेब ऑफ साइंस स्कोपस ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। लेकिन एच इंडेक्स प्रेडिक्शन जो है, इट इज फ्री ऑनलाइन, ठीक है। और एक है अल्टीमेट्रिक्स, these are non-traditional metrics proposed as an alternative to more traditional citation impact metrics. Okay, अभी देखिए, अगर आप एक्टिव रिसर्चर हो, तो आपने रिसर्चर प्रोफाइल्स जो है इन लोगों के, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, आपको एक यूनिक रिसर्चर आईडी मिलता है। तो उसके लिए कुछ साइट्स है, जैसे सॉक्रेटिस है, विद्वान है, देन थॉमसन एंड रूटर में अगर आपको आपका प्रोफाइल जो है देना है, तो रिसर्चर आईडी थॉमसन एंड रूटर का है। देन गूगल साइटेशन सर्विस में आप खुद को एनरोल कर लीजिए। देन स्कोपस ऑथर आइडेंटिफायर है, तो उसमें भी आप कर सकते हो। एंड ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी होता है, दैट इज ऑर्किड। ओके, अभी देखिए, जैसे ये विद्वान है, तो विद्वान में आप रजिस्टर कर सकते हो खुद को, ठीक है। जैसे इसमें आपको देखना है, तो देखिए इस प्रकार से, जैसे डॉक्टर जगदीश अरोड़ा है, he was ex-director of he is ex-director of Implement, ओके, उनका प्रोफाइल आप देख सकते हो। इस प्रकार से आप फिल्टर्स लगा के, जैसे ये अमरावती के लाइब्रेरियन है यूनिवर्सिटी के खेरडेसर, उनका प्रोफाइल देखना है, यू कैन सी दिस इज माय कलीग्स प्रोफाइल, यू कैन सी। इसमें इसमें देखिए आपको एक यूनिक आईडी मिलता है, और वो यूनिक आईडी अगर आप अपने बायोडाटा में लिख देते हो, तो लोग अपने आप आपका जो रिसर्च है उसको देखते हैं। जैसे स्कोपस ऑथर आइडेंटिफायर है स्कोपस के लिए, ठीक है, तो स्कोपस के लिए भी आप उसमें ऑथर प्रोफाइल में जाके खुद का जो रिसर्च प्रोफाइल है उसको अपलोड कर सकते हो, ये मैंने आपको दिखाया था। देन रिसर्चर आईडी ऑफ वेब ऑफ साइंस, उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप, ओके।
दिस इज ऑल फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि आप अभी रिसर्च में एंगेज हो, आगे जाके आप एक तो रिसर्च साइंटिस्ट बनोगे, टीचर्स बनोगे, है ना? तो आपके लिए ये सब काम करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको जो रिसर्चर्स आईडी है उसमें पब्लॉन्स वगैरह वेबसाइट्स जो है वो आपको रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही देखिए मैंने किया, मेरा वेब ऑफ साइंस का रिसर्चर आईडी मेरा ये है D39322015। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आपके जो रिसर्च प्रोफाइल्स है उसमें आपके ये रिसर्चर्स आईडी जो है वो दे सकते हैं। इवन आपके ईमेल्स आप करते हो, नीचे आप खुद का ये करते हो, लिखते हो, तो उसमें भी आपके रिसर्चर्स आईडी देने चाहिए। दिस इज ऑर्किड। ठीक है, 3 इजी स्टेप्स में इसमें आप आपका प्रोफाइल दे सकते हो। रजिस्टर, यूज योर ऑर्किड आईडी और शेयर योर ऑर्किड आईडी। मतलब ये आपका आईडी शेयर करने से आपका रिसर्च क्या है वो लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मेरा भी क्रिएट कर ली हूँ। दिस इज माय ऑर्किड आईडी। अभी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज अल्टमेट्रिक्स। देखिए अभी वेब 2.0 इंटरैक्टिव टूल्स जो आए हैं तो उसका भी कोई मेट्रिक्स होना चाहिए। सो दीज आर अल्टमेट्रिक्स जो है, ये जो टर्म है इट वाज coined by Jason Prim, a doctoral student in information science at the University of North Carolina in 2010. Okay, what altmetrics is? Altmetrics is the creation and study of new metrics based on social web, okay, social web platforms for analyzing and informing scholarship. देखिए अभी सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक्टिव हो गया है। देयर आर सो मेनी सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ओके, so altmetrics is a term to describe web-based metrics for the impact of publications and other scholarly material by using data from social media platforms. For example, Twitter, Facebook, Google Plus, blogs, Mendeley, uh, SciTime, like the थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, देन पपियर, पब्लॉन्स, रेडिट, विकिपीडिया, यूट्यूब एटसेट्रा। ठीक है, तो वो आर्टिकल लेवल मेजरमेंट करता है आपके जो रिसर्च है उसका। राइट, आगे चलते हैं। अल्टमेट्रिक जो है वो कहाँ से डेटा कलेक्ट करता है? ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, देन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है वहां से, मेन स्ट्रीम मीडिया, ब्लॉग्स, मेंडले, साइट यू लाइक, देन पपियर, पब्लॉन्स, रेडिट, विकिपीडिया, देन क्वेश्चन आंसर्स जो साइट्स होते हैं, देन रिव्यूज होते हैं एंड यूट्यूब। यहाँ से वो डेटा कलेक्ट करता है। राइट, अभी देखिए अल्टमेट्रिक्स कैन आंसर द क्वेश्चंस। नहीं बस अभी हमारा लेक्चर हेलो, खत्म होगा फिर बनाएंगे हम लाइव। अल्टमेट अभी थोड़ा सा चालू है। हाँ Yes, ma'am. Please continue. हेलो, आप म्यूट कर दीजिए। हाँ Yes. केला मैडम Altmetrics can answer. हो चालेल. So Altmetrics can answer questions such as how many times was it downloaded? Then who is reading my work on Mendeley, bookmarking sites, etc. Was it covered by any news agencies? Then are other researchers commenting on it? And how many times was it shared? मतलब कितने लोगों ने उसको शेयर किया, कितने लोगों ने डाउनलोड किया। ओके, एंड विच कंट्रीज आर लुकिंग एट माय रिसर्च। तो ये सब चीजों का जो ब्यौरा है, विवरण है, वो आपको अल्टमेट्रिक्स देता है। देखिए देर आर सम अल्टमेट्रिक्स टूल्स। ओके, जैसे altmetric.com करके एक साइट है, अवर रिसर्च है, प्लमेक्स मेट्रिक्स है, देन रीडर मीटर है, फ्लॉस आर्टिकल लेवल मेट्रिक है, देन पब्लिश और पेरिश, साइंस कार्ड, पेपर क्रिटिक, देन क्राउडोमीटर है। These are various tools we can use for getting the metrics. Okay,
जैसे ये अल्ट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखिए आप, फॉर पब्लिशर्स, फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर रिसर्चर्स, फॉर फंडर्स, फॉर R&D। सो फॉर रिसर्चर्स अगर हम देखते हैं यहाँ पे अल्ट मैट्रिक्स फॉर रिसर्चर्स, तो आपको इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आती है। इवन यू कैन सी द केस स्टडीज आल्सो फ्रॉम हियर। ओके, और ये भी क्या करती है, तो ये ये जो है ये सब सोर्सेस को ट्रैक करती है। तो जैसे पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, ओके, देन मेन स्ट्रीम मीडिया, ओके, देन हाई प्रोफाइल coverage from over 2000 outlets around the world, then online reference managers है, जैसे मेंडले है, then post publication peer review platforms है, जैसे पब्लॉन्स है, पीयर्स है, विकिपीडिया है, then open syllabus project है, okay, displayed on the details page of individual book to showcase where those titles appear in the course syllabi of over 4000 institutions around the world। देखिए यहाँ पे कैसे है कि जैसे ओपन सिलेबस, तो जैसे आपका किताब है वो, तो वो किताब कौन से सिलेबी में लगा हुआ है, 4000 इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, तो वो आपको यहाँ पे बताता है। देन यूजिंग डेटा, इट इज ऑल्सो यूजिंग डेटा फ्रॉम IIFI claims, you can see that is track references found in patents filed with 9 international patent offices so that users can understand the global economic impacts of published research। Then blogs जो है various, वहाँ से वो डेटा लेता है। ओके, see the system scans a manually curated list of over 9000 academic and non-academic blogs every day। ओके, देन citations, जो अलग अलग citations डेटा होता है, तो वो भी ये स्कैन करता है। देन रिसर्च हाइलाइट्स, दैट इज जैसे रिकमेंडेशन ऑफ इंडिविजुअल रिसर्च आउटपुट्स फ्रॉम फैकल्टी ओपिनियंस। ओके, देन सोशल मीडिया जो है, जैसे फेसबुक है, देन ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल प्लस, सीनवीगो, इवन पिंटरेस्ट, दैट इज हिस्टोरिकल डाटा ओनली ले रहा है वो। देन मल्टीमीडिया एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, रेडिट एंड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो ये सब जो मीडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, उसमें आपका पेपर कहीं पे, आपका रिसर्च कहीं पे अपीयर हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। ओके, देन देयर इज वन मोर साइट, दैट इज आवर प्रोजेक्ट्स, यू कैन सी दिस इज आल्सो अ साइट। देन प्लमएक्स मैट्रिक्स भी है, तो वो जैसे साइटेशंस, यूसेज, कैप्चर्स, मेंशंस और सोशल मीडिया, तो ये सब तरीके से वो ये करते हैं। जैसे डाउनलोडिंग, क्लिक्स, डाउनलोड्स, व्यूज, लाइब्रेरी होल्डिंग्स, वीडियो प्लेस, इस प्रकार से। कैप्चर्स में जैसे बुकमार्क्स लगाए हैं, कोड फोक्स लगाए हैं, फेवरेट्स में डाला है किसी ने, रीडर्स वॉचर्स, तो इससे वो होता है। क्या मेंशंस किया है, जैसे कमेंट्स किया है, रिव्यूज किए हैं। ओके, सो ये सब चीजें जैसे सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं आप, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब जो है, ये सब इस प्रकार से सर्विसेज करते हैं। देन रीडर मीटर इज आल्सो देयर, क्राउड सोर्सिंग रिसर्च इम्पैक्ट है ये। तो ये आप एक आध बार देख लीजिए, ये आर्टिकल लेवल मैट्रिक्स है, और ये प्लॉस जो है, प्लॉस आर्टिकल लेवल मैट्रिक्स। तो जैसे प्लॉस में मैंने कीवर्ड दिया कोविड-19, ठीक है, और सर्च किया, तो मुझे 3 पेपर्स जो है यहाँ पे मिले। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो है, सबको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये पेपर है, पहला पेपर, तो उसके प्लॉस व्यूज 1921 हुए हैं, प्लॉस पीडीएफ डाउनलोड्स 2170 हुए हैं, प्लॉस एक्सएमएल डाउनलोड्स 917 हुए हैं, एंड टोटल यूसेज उसका कितना हुआ है, 5008। और ट्विटर पे जो है 14 क्रॉस रेफरेंसेस है, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 तो
दिस इज ऑल अबाउट अल्टमेट्रिक्स। और जो मैंने कहा था कि पब्लिश एंड पेरिश, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो और यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर रिगार्डिंग metrics and citations. Then this is science card is there. Okay. Then you can see paper critic is also there. Proudometer is there. So friends, these are all research metrics, and I know you will be having so many questions in your mind, but I tried to explain this hard concept in easy language. So I think this is enough for today. And if you have any questions, if you have any questions, you are free. Yes, yes, ma'am. I want something. Hello, ma'am. एक एक जन पूछिए. रविंद्र सर, फर्स्ट यू आस्क्ड. रविंद्र सर, प्लीज आस्क. हा मॅडम, आय हॅव जस्ट आस्क वन क्वेश्चन. मला मॅडमला हे विचारायचं होतं की हॅलो हॅलो हा बोला ना सर, मी ऐकते. हा मी ऐकते सर, बोला. हा माझे 2 पेपर रिसर्च जर्नलला पब्लिश केले होते मी लास्ट इयरला, एक मार्चला आणि एक ऑगस्टला. हा हा. बी आधार म्हणून पीर रिव्ह्यूज इंडेक्स जनरल म्हणून होतं. सर hello. तुमचा आवाज कटतोय. हा बोला. एक मिनिट. आवाज का बरं कटत आहे असं? हा, आता येत आहे का मॅडम ऐकू? हो येत. हा, आता येत आहे का व्यवस्थितपणे? येत येत. हे बोला बोला. बोला सर, यू आर ऑडिबल. सर आवाज येतोय, बोला सर. रविंद्र सर. मॅडम, मी लास्ट इयरला मार्च आणि जुलैला माझे 2 पेपर मी पब्लिश केले होते. ते ऍक्च्युली पीर रिवाइज इंडेक्स रिसर्च जनरलला अमरावतीचे एडिशन होतं ते. त्याचे इम्पॅक्ट फॅक्टर 7.675 होते एचजीआयएफचं. तर हे दोन्ही पेपर मला पीएचडी थेसिसला चालतील का म्हणून हे विचारायचं होतं. तर पीआर रिव्ह्यूड आहेत का जर्नल पीआर रिव्ह्यूड आहे का? हो, दोन्ही जनरल तेच आहेत. पीआर रिव्ह्यूड असतील तर चालतील पीएचडी साठी, पण पण ऍटलिस्ट जो रिसर्चचा डेटा आहे ना, तर तो युजीसी केअरलिस्टच्या जर्नल्स मध्ये पब्लिश करायला हवा. चालतील तुमचे, चालणार नाही कारण पीआर रिव्ह्यूड जर्नल्स आहेत तर चालणार. परंतु कसं होतं की आपला हा खूप व्हॅल्युएबल डाटा असतो ना, तसा हो चांगल्या जर्नलला पाठवायचा. ठीक आहे मॅडम, ठीक आहे. ओके. आज किती प्रॉब्लेम होते. Hello, ma'am. Hello. हॅलो सर. हा राठोड सर बोला. मॅडम, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. प्लॅगॅरिझम साठी कोणते सॉफ्टवेअर आहेत म्हणजे फ्रीली ऍक्सेस करू शकतो आम्ही? जे सॉफ्टवेअर आहेत खूप महाग आहेत. हो, ते प्लॅजरिझमचं सॉफ्टवेअर मी तुम्हाला उद्याला ते कव्हर करते पूर्ण. प्लॅजरिझम वरती एक पूर्ण सेशन आहे आपलं, तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सगळे डिटेल्स सांगते. ओके मॅम, थँक्यू. उद्याचं पूर्ण सेशन मी प्लॅजरिझम वरती घेते, तर मी उद्याला तुम्हाला ते डिटेल्स सांगते. ओके, थँक्यू मॅम. ओके, थँक्यू सर. और किसी को कुछ पूछना है? Hello, ma'am. Good afternoon, Yes. ma'am. Good Ma'am, I afternoon. have one query. The thing is that many a time what happened, Okay. we do make in publications in conferences, and they assure us that they will publish our
publication in proper means they assured us that the paper will be get published in proper publication, but many a time the assurance become false, ma'am. So in that case, can we use the same paper for publication? See, if the paper is presented only, Yes, then ma'am. Paper is presented only. you can modify that paper. But suppose if it is published in conference proceeding, then you cannot use that data. If it is only presented और उसमें कहीं पर भी published नहीं है, then you can use that particular data. But once it is published, तो आपको बहुत महंगा जाता है वो मैं कल आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि वो क्या होता है, रिडंडेंट पब्लिकेशन क्या होता है, वो आपको कॉन्सेप्ट कल Ma'am, बताऊंगी. in that case, देखिए, people, और एक researcher चीज like us will be in a major loss, ma'am. Because during conferences loss they होता do है, बहुत लॉस. assured us for this. देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं. देखिए, देयर वाज वन जर्नल, मैं नाम नहीं लेती उसका, लेकिन इट वाज अप्रूव्ड इन बाय यूजीसी केयर. ओके, सो कुछ लोग मतलब एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किए थे, तो वो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल थे कॉलेज के, तो उन्होंने क्या किया कि उस जर्नल के साथ में टाई अप किया कि हमारे जो भी कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर्स आएंगे तो उसको आप जर्नल में स्पेशल इशू करके ई जर्नल आप पब्लिश कर दीजिए, बिकॉज इट इज यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमको पर पेपर 1200 रुपए दे दीजिए, वी विल पब्लिश द पेपर. ठीक है, तो उस वक्त लोगों ने कैसे भी पेपर आए, कुछ भी आए, उन्होंने कंपाइल करके छाप दिए. लेकिन क्या होता है, ये कुछ बैड प्रैक्टिसेस जो चल रही है ना, तो उसका एक ट्रैक रखा जाता है कहीं ना कहीं. तो अभी मैंने देखा रिसेंटली कि वो जर्नल ने ऐसे 3-4 कॉन्फ्रेंसेस के जो पेपर्स है वो छाप दिए, तो यूजीसी केयर लिस्ट ने उनको यूजीसी केयर लिस्ट से हटा दिया कि उनके पास कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट गई होगी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा. तो अभी वो जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट से बाहर है. तो ये सब चीजें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है रिसर्चर के लिए. मैं कल जो आपको बताऊंगी ना, तो मैं 100% बताती हूँ, कल आप लोग सब डर जाए, क्योंकि ये सब ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा हो गई है ना अभी कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा रिगार्डिंग रिसर्च. लॉस तो है, रिसर्चर का लॉस. Thank you, ma'am. Thank you very much. Yes, yes. Yes, anybody else is having? अजून कोणाला विचारायचं आहे का? आय थिंक प्रिडेटरी जर्नल्स कसे ओळखायचे? प्रिडेटरी जर्नल्सचे ज्या साइट्स आहेत त्या ओपन करा. त्याच्यानंतर जे जर्नल्स आहेत पहा, प्रिडेटरी जर्नल्स ओळखायचं सगळ्यात महत्वाचं काम म्हणजे आता यूजीसी केअर लिस्ट मध्ये जा तुम्ही, त्याच्यात जे जर्नल नाही त्याच्याकडे फिरकू नका. पहिली गोष्ट, प्रिडेटरी जर्नल्स मध्ये कसं होतं की पीयर रिव्ह्यू नसतो प्रोसेस. ठीक आहे, आणि पुष्कळ लोक पीयर रिव्ह्यू प्रोसेस आहे म्हणून लिहितात, तर ते बॅड प्रॅक्टिस आहे. इट इज रिलेटेड टू पब्लिकेशन एथिक्स, राईट. तर प्रिडेटरी जर्नल्स कसे ओळखायचे, तर ते मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरमध्ये सांगेल, प्लॅजरिझम जेव्हा डील करेल तेव्हा. ठीक आहे ना. त्याच्या पुष्कळ सारे नॉर्म्स आहेत, 4-5 पॉइंट्स आहेत, तर ते मी तुम्हाला नक्की डिस्कस करून देईल उद्याला. ओके, थँक्यू मॅडम. ठीक आहे. हॅलो मॅम. हॅलो मॅम. हा, येस मॅडम, येस. यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स मध्ये पेपर पब्लिश झाला आणि काही दिवसानंतर तो त्या लिस्टच्या बाहेर गेला जर्नल, तर मग काय करायचं?
काय नाही, आपण सांगायचं की आम्ही जेव्हा पब्लिश केला तेव्हा युजीसीचं अप्रुव्हल होतं त्या जर्नलला. आपला काही दोष नाही त्याच्यात. ऍक्सेप्टेबल राहील ना मग तो? ऍक्सेप्टेड राहीलच तो, त्याचे मार्क मिळतीलच. तेव्हा कारण त्यावेळेस तो युजीसी अप्रूव्ड लिस्ट मध्ये होता ना, म्हणजे त्यावेळेस युजीसीला मान्य होतं ते जर्नल. आज मान्य नाहीये, तो आमचा दोष नाहीये ना. आम्ही तुमची लिस्ट पाहूनच दिलेलं आहे. आम्ही देतो मार्क, म्हणजे आम्ही कुठे स्क्रुटिनीला जातो ना किंवा प्लेसमेंट्सला जातो, तर आम्ही त्याला मार्क देतो. पण तुम्हाला एक काम करावं लागतं की तो कोणत्या नंबरवर होता आणि त्यावेळेस तो युजीसी लिस्टेड आहे याचं एक सर्टिफिकेट येतं, ते सर्टिफिकेट लावून ठेवायचं त्याला. ओके ओके. युजीसी लिस्टेड जर्नल मध्ये पब्लिश झाला पेपर तर लगेच त्याचं सर्टिफिकेट जे आहे ते तुम्ही त्याला लावून टाकायचं वेबसाईट वरनं काढून, त्याचा नंबर वगैरे सगळं, म्हणजे ते प्रूफ राहतं तुमचं. येस मॅम. Obviously. आय थिंक नाही आहेत मॅडम आता क्वेश्चन्स. ठीक आहे ना, ठीक आहे. थँक्यू सो मच थकले मॅडम. असतील सगळे. थकले असतील आणि इतकं सगळं छान ऐकलं त्यांनी. व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन मॅडम. थँक्यू सो मच. मॅडम उद्या मॉर्निंगला Thank you, घ्यायचं ना? हो हो, मॉर्निंगला 10:30 ते 1:30. किती? 10:30. 10:30. 10:30. ओके, येस मॅम. 10:30 ना. हो मॅम. Thank you so much, madam, ठीक from आहे. all the participants also. Thank you. थँक्यू. Okay. Have a good day, ma'am. So participants, आपको इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये कोर्स वर्क में, प्लीज़ इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए एंड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस माल प्रैक्टिसेस ऑल्सो. एंड सो सी यू टुमारो. मैंने जो भी पीपीटी के बारे में बताया है वो याद रखिए और आज शाम तक सारे पीपीटी सबमिट कर दीजिए जिनके भी अभी बाकी होंगे. Got it? So tomorrow we will meet at 10:15. In morning sessions we will be having theoretical lectures. Mangala Hirwade madam के ही continue रहेंगे 3 session. And in afternoon we will start with our seminars. Engineering वाले participants के पहले seminars रहेंगे. Okay? ओके मॅडम. Okay. ओके मॅडम. ओके ओके मॅडम. मॅडम थँक्यू. Thank you. उद्या Okay, भेटूया. ma'am. Thank you. Okay. थँक्यू मॅम. बोल.